अच्छा, इसमें मेन तुमको 3 थियरी पढ़ना है। फर्स्ट थियरी पेस्टल एनालिसिस, सेकेंड थियरी स्वॉट एनालिसिस एंड थर्ड थियरी पोर्टर अप्रोच। ठीक है, पेस्टल में पी। अच्छा सुन लो, पहले ये पूरे चैप्टर में है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट है। बराबर, कि बिजनेस एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है। बराबर। अभी यहां पे सबसे पहला थियरी आता है पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल में चलो पी, एंड एनवायरमेंटल। बराबर। सेकेंड वाला तो यार तो सबको ही आता है। अच्छा देखो, ये थियरी के हिसाब से, पेस्टल एनालिसिस के हिसाब से, कि जब भी कोई बिजनेस करोगे ये एनालिसिस करो और उसके हिसाब से बिजनेस करना चाहिए, तो बिजनेस फेल होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। जैसे पहला पॉलिटिकल, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी रूलिंग पार्टी ना, दैट ऑल्सो वेरी मैटर्स, बहुत ज्यादा। जैसे देखो प्लास्टिक के लिए बीजेपी और कांग्रेस का एटीट्यूड। प्लास्टिक वॉज नेवर बैन बाय कांग्रेस गवर्नमेंट, कभी नहीं करते थे वो, क्योंकि उनके हिसाब से वो एक इंडस्ट्री है जो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करता है इंडिया के लिए। बीजेपी जिस टाइम से आया ना पॉलिटिकल पार्टी, 2014 डे 1 पे आके ही बॉम्ब फेंका था कि जो एकदम लो क्वालिटी प्लास्टिक्स है उसको हम बैन करेंगे। और 2023 में तो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रहा है परमानेंटली। पता है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो रहा है, होएगा होएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक में 6 चीजें हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स, कप्स एंड पेपर प्लेट्स, स्ट्रॉज, सैशेज, प्लास्टिक की बैग्स और एक गच चीज है कोई। टोटल 6 चीज ये लोग बैन कर रहे हैं। बराबर। और ये जनरली उस चीज को टारगेट करते हैं जो यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है। सैशेज देखो, शैम्पू वैम्पू के, वो यूज एंड थ्रो है, इसका कोई यूज नहीं। प्लास्टिक की बॉटल्स जो 10 रुपए की पानी की बॉटल है तो वो यूज करके हम फेंक देते हैं। हाँ, सब सब जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक पूरा बैन हो रहा है। बराबर। अब प्रॉब्लम ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जब तक ये लोग रहेंगे ना इलेक्शन में, पावर में जब तक बीजेपी है ना, तब तक देखना प्लास्टिक की ऐसी ही मारेंगे ये लोग। और जैसे इसके लिए तुम प्लास्टिक इंडस्ट्री में जितने भी लोगों को पूछोगे ना कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आनी चाहिए, दे विल ऑलवेज से कांग्रेस, क्योंकि उनको बीजेपी से नफरत है, क्योंकि इंडस्ट्री की मारते हैं वो लोग। बराबर। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब ये लॉकडाउन में भी, अभी ये कितना फैक्ट है नहीं पता। लॉकडाउन जब लगा 2020 में, मार्च लास्ट वीक, उसके बाद अप्रैल पूरा, पूरा मई तक तो हम फुल ऑन घर पे थे। जून से थोड़ा बहुत फिर भी कुछ हद तक अलाउंस दिया गया था। बराबर। लेकिन ये देखो फिर भी लॉकडाउन लॉकडाउन कितना चला है। ऐसा माना जाता था कि जितने भी जायंट प्लेयर्स है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, लाइक बाइजूस, अन अकेडमी, इन लोग ने गवर्नमेंट को पैसा खिला खिला के लॉकडाउन एक्सटेंड करवाया है। क्यों? उनका तो चल रहा है ना ऑनलाइन एजुकेशन। और वो टाइम पे ये फैक्ट है कि बाइजूस फर्स्ट लॉकडाउन में उसका जो भी बिजनेस लास्ट उसमें 1 साल में कमाया था ना, वो उसने विद इन 43 डेज में कमाया था। क्यों? लॉकडाउन इफेक्ट। तो जो साल में कमा रहा है वो तुम 43 डेज में कमा के बैठ गए, तो तुम पैसा गवर्नमेंट को खिला के लॉकडाउन एक्सटेंड भी करवा दोगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी पावर में है बहुत ज्यादा मैटर करता है। दूसरा कौन सा आता है? इकोनॉमिक्स। इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, इसके हिसाब से बहुत ज्यादा मैटर करेगा। देन सोशल, तुम्हारे यहाँ के एनवायरमेंट कैसे है, कल्चर कैसा है। देखो जो बैंड्रा पब्लिक है, बैंड्रा पब्लिक के लिए चीजें बहुत अलग होती है, अपने जैसे लोगों के लिए चीजें बहुत अलग होती है। तुम उधर कोई अच्छी अच्छी चीज महंगा महंगा प्राइस बोल के भी चिपका के बेच सकते हो, इधर बोलोगे तो कोई लेगा नहीं, 150 रुपया देगा। ये मैंने डिफरेंस देखा है। इधर तुम फ्रैंकी खाओ, इधर फ्रैंकी कितने का आएगा पता है? 35। वही चीज बैंड्रा में कितने में आता है? सच्ची तू ही बता। अप्रोक्स 40 इम्पॉसिबल ही नहीं है। 40 तो पॉसिबल ही नहीं है। कम से कम 50-55 से स्टार्ट होगा वहां पे।
ठीक है, क्योंकि पब्लिक वैसा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सोशल फैक्टर्स, एनवायरमेंट बहुत मैटर करेगा। देन टेक्नोलॉजी, जैसे देखो इंडिया ने अभी ऐसा आगे एक हफ्ते पहले ऐसा बॉम्ब फेंका, हम 6G ट्रायल ले रहे हैं, बराबर, 5G के ठिकाने नहीं है, और बोल रहे हैं 6G, हाँ जियो के साथ टाई अप करके कर रहे हैं ये लोग। अगर हो गया तो सोचो टेक्नोलॉजी की वजह से भी हम कितने आगे जा सकते हैं। जैसे देखो इंडिया में सबसे पता है लोएस्ट, सबसे चीप डेटा मिलता है पर जीबी, वी आर ऑन एन एवरेज पेइंग ₹3। दुबई में जाओगे ना, पर जीबी अराउंड ₹950। उधर है ना डेटा लोग चालू ही नहीं करते। ऐसा करने का है ना, तो ऐसा एक बार सोचने का करूं, और 2 मिनट में मैसेज फटफट आ जाएंगे व्हाट्सएप पे, फिर वापस बंद कर दूं। क्योंकि अपने यहाँ पे देखो क्या है, अपन तो डेटा का तो गिनती ही नहीं है अपने यहाँ पे तो कुछ, है ना। उधर लोग गिन गिन के यूज करते, एक एक डेटा, एक एक MB पे याद रखते वो लोग कि इधर किधर डेटा जा रहा है मेरा, बराबर। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत मैटर करेगा। देन लीगल, इंडिया में बीच में ऐसा डिमांड किया गया था कि बेटिंग हर एक स्पोर्ट्स की लीगलाइज करो, बट लॉ इंडिया में क्या बोलता है कि बेटिंग कभी लीगल नहीं होएगा, फॉर अ टाइम बिंग तो नहीं होएगा। इसके लिए देखो कर ही नहीं रहे। सोचो अगर कल ये अलाउ कर दिया ना, तो सोचो और कितने नए वेंचर्स खुल जाएंगे, बिकॉज बेटिंग का बहुत मार्केट है, बहुत सॉलिड। बट देखो बेटिंग कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी Dream11 तो बेटिंग ही है, MPL बेटिंग ही है, और ये सब चलता ही है। ठीक है, और लास्ट इज एनवायरमेंट, तुम कहाँ पे बिजनेस में क्या कर रहे हो, कौन सा एनवायरमेंट है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कैसा है, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जैसे देखो धीरे धीरे बाई 2040 इंडिया में 60% व्हीकल ऑन रोड ईवी आ जाएंगे, और ईवी का बहुत ज्यादा अभी डिमांड है। ठीक है, और ईवी एक एनवायरमेंटल फैक्टर से बहुत अच्छी चीज है, कॉस्ट वाइज बहुत चीप है। बट बोलते ना अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, प्रॉस एंड कॉन्स अब तक लोगों को इतने पता नहीं है, खाली प्रॉस पता है क्या। हाँ, ओला स्कूटर तो देखा, जल रहा है, आग लग रहा है उसमें, तो गाड़ी में अब तक एक भी इश्यू नहीं आया है, कार्स में एक भी इश्यू नहीं है। हाँ हाँ, बट कार में इश्यूज नहीं है, बाइक में इश्यूज आ रहे हैं। और कार में भी, जैसे मेरे एक फ्रेंड के पास है, नेक्सन लिया, टाटा नेक्सन, उसने, मैंने उसको पूछा ना क्या होता है तेरा ईवी, क्या फायदा है, तो बोलता है ईवी में 1 किलोमीटर का कॉस्ट पता है कितना पड़ता है, पर किलोमीटर तू 4 दिन को बिठा AC फुल चालू करके, बोला कितना, तो बोलता है ₹1। सही है ना यार। हाँ वो ईवी, वो उसने बोला कि ईवी में स्पीड नहीं मिलता है, और कार एकदम साइलेंट होता है। हाँ एकदम साइलेंट गाड़ी होता है, प्लस इसका बैटरी का चार्जिंग का अरेंजमेंट तुमको जुगाड़ करके रखना पड़ेगा। बोला तू कैसे चार्ज करता है, वो बंदा पता है वो लकीली ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, तो घर से वायर लेके आके एक्सटेंशन से चार्ज करता है। बोलता मैं कर सकता हूँ, अगर सोच कोई 12th-15 फ्लोर पे रहता होगा, वो बेचारा चार्ज कैसे करेगा फिर, बाहर निकल के अटका। अभी तो देखो धीरे धीरे पेट्रोल पंप के साथ साथ ये लोग ईवी स्टेशन भी चालू कर रहे हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे जाओ, डिपेंड्स ऑन एन एवरेज, इसका गाड़ी, इसको मैंने बोला कितना फुल चार्ज, बोलता है 4 घंटा फुल चार्ज। फुल अगर तू 40% भी चार्ज किया ना, जो अराउंड 1 घंटे में होता है, 1 से 1.5 घंटे में, तो ठीक है, तो 1 घंटे 1.5 घंटे का चार्जिंग करके भी तो एटलीस्ट 100 किलोमीटर तो चल जाएगा, 80-90 तो निकल ही जाता है। बट ये कैसा बहुत कैलकुलेटिव करके जाना, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, इधर थे अभी मैं इधर से इतना पहुंचा और वो कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा। बट धीरे धीरे अभी ईवी स्टेशंस बहुत आ गए हैं, बहुत ज्यादा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सॉरी ये मुंबई पुणे पे जाओगे ना, मैं काफी टाइम पुणे जाता हूँ, महीने में 1-2 बार, मैंने बहुत देखा है कि ईवी स्टेशन बहुत है उधर, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट फैक्टर, अभी धीरे धीरे यही ट्रेंड है, इको फ्रेंडली लोग हो रहे हैं। जैसे देखो स्ट्रॉ, प्लास्टिक की स्ट्रॉ बैन हो गई, अब तुमको नहीं मिलेगी। वो जो पता है एक जाड़ा एक स्ट्रॉ आता है, हाँ बट पता है किससे बनता है वो, शुगर केन होता है ना, उसका पता है वो कचरा निकलता है जूस बनाने के बाद, हाँ करेक्ट, उससे वो लोग वो स्ट्रॉ बनाते हैं। हाँ, इसके लिए उसका क्रेज बहुत है, बट प्लास्टिक जितना इफेक्टिव शायद ना हो, बट वो एटलीस्ट इको फ्रेंडली तो है, तो एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा।
तुम कोई भी आज इंडिया में ऐसी चीज लेके आओगे ना जो इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट फ्रेंडली है, उसका डिमांड हाई होगा ही होगा। और कोई ऐसी चीज निकालो जो एनवायरमेंट हार्मफुल है, उसका डिमांड अभी नहीं चलेगा इतना। बराबर। तो ये पेस्टल एनालिसिस। स्वॉट में क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। अच्छा, कौन से इंटरनल कौन से एक्सटर्नल? ये दो इंटरनल, ये दो एक्सटर्नल। ऑब्वियसली ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन को एनालिसिस करना चाहिए, विच इज नोन एज अ स्वॉट एनालिसिस। फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, फाइंड आउट योर वीकनेस, फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज एंड फाइंड आउट द थ्रेट्स। बराबर। ये एनालिसिस करके रखना चाहिए। जैसे मैं एसबीआई का एग्जांपल देता हूं। जैसे जो एसबीआई की जो ब्रोकिंग फर्म है, उनका ऐप तुम अगर देखोगे ना, जैसे मार्केट में एसबीआई का एक ऐप है जिससे तुम ट्रेडिंग कर सकते हो। सामने कॉम्पिटिटर में उनके लिए कौन है पता है? मोतीलाल ओसवाल, जीरोधा, फिर ये अपस्टॉक्स, फिर और कौन? एक कौन सा? ग्रो। तुम बिलीव नहीं करोगे, ये सब है ना, मैं स्पेशली ये दो की बात करता हूं, ये है ना कुछ साल पहले आए। हाँ, मतलब हार्डली कुछ टाइम हुआ रहेगा, ये काफी टाइम से है। स्टिल इसके जितने कस्टमर्स है, इंटू 4 इनके कस्टमर्स है। सोचो। अभी देखो, तुम्हारी ये स्ट्रेंथ बोलो या वीकनेस बोलो, ये क्या है? लेकिन ये तुम्हारा वीकनेस है। मतलब वीकनेस कहीं ना कहीं तुम्हारी फंक्शनिंग है, तो तुमको उसको ठीक करना चाहिए। तो इन्होंने है ना, इनका जो एक सीबीओ है, दैट इज चीफ बिजनेस ऑफिसर, सीबीओ ने ऐसा एनालाइज किया था कि अपने कस्टमर इतने कम और ये लोग अभी अभी मार्केट में पैदा हुए, फिर भी इनका कस्टमर बेस ज्यादा क्यों है इतना? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज और ऐप की फैसिलिटीज। इनका ऐप मैंने बोला था शायद तुमको, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, समझने में ऐसा सोचना पड़ता है किधर जाऊं मैं। ठीक है। और तुम इनके ऐप देखोगे ना, इतना सिंपल है ना कि तुमको ढूंढने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, तुमको समझ जाएगा इधर ही है। इतना सिंप्लीफाइड। प्लस इनके ऐप में लैग बहुत होता है। ठीक है, ऐसा क्लिक मारोगे, ऐसा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, फिर जाके ओपन होएगा। इनका ऐप देखो इतना फास्ट है। बराबर। तो वो सब चीजें बहुत मैटर करती है। इसके लिए एसबीआई पे इतने कस्टमर नहीं है। जो ट्रेडिंग करना चाहता है ना, वो एसबीआई पे नहीं जाता है, वो सब इधर ही घुसते हैं। और एसबीआई चार्जेस अच्छा खासा लेता है, 0.35 पैसे। ठीक है, ये फुकट दे रहा है। जीरोधा तो फुकट ही दे रहा है। हाँ हाँ, मतलब वो इस पे है, इंट्राडे पे चार्ज लेता है, होल्ड पे तुमको पैसा नहीं लेता है वो। बराबर। ये सब 0.20 0.25 ले रहे हैं, तुम 0.25 नहीं 0.35 लेते हो, उसमें भी घटिया सर्विस देते हो, तो तुमको कौन पैसा देगा फिर? बराबर। तो फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, देन फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये स्वॉट एनालिसिस। चलो, उसके बाद आता है पोर्टर्स अप्रोच। अच्छा, पोर्टर अप्रोच 5 था, मेरे को भी पता है क्या था, वो पूछ रहा हूं। थ्रेट टू न्यू एंट्री, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, और पावर्स ऑफ सप्लायर, बायर्स पावर, सप्लायर्स पावर, substitute available in the market, और क्या था? हाँ, राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स। जैसे देखो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, जब भी कोई नया मार्केट में प्लेयर घुसता है ना, देखो वैसे भी उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वो तो सबकी बैंड बजाने के इंटेंशन से ही आएगा। उसका सिंपल फंडा, मैं नहीं कमाएगा चलेगा, मैं किसी को नहीं कमाने देगा। जियो, जैसे मैं तुमको शायद मेरे क्लासेस का एक एग्जांपल दिया था मेरे एरिया का, वो टाइम पे
ये है ना बिफोर लॉकडाउन 2016-17 की बात है। मेरे एरिया में ना एक पूरा क्लासेस का हब है, नहीं तो उधर 15-16 क्लासेस होंगे। वहां पे ना एवरेज 12th की फीस हर क्लासेस वाला चार्ज करता है 15,000 एवरेज फीस, बराबर, इससे ज्यादा कोई लेता नहीं है। अब वहां पे ना दो भाई थे, दो भाई ने क्लास खोला ना, देखो क्या इंटेंशन से है। पता है कि 16 क्लासेस मार्केट में ऑलरेडी है एंड सबके पास 30-40 किसी के पास 100 का तो बन जाता है। दो भाई में भी कैसा, एक थियोरी पढ़ाता है एक प्रैक्टिकल पढ़ाता है, तो किसी फैकल्टी की जरूरत ही नहीं है अपने को। द स्टार्टेड क्लासेस फर्स्ट ईयर SYJC की फीस 5,000 ऑल सब्जेक्ट्स, और 5,000 में बुक्स, बैग, पाउच, पेन और बारिश में छतरी भी दिया है। हाँ ये फैक्ट लिटरली मैंने देखा है। 5,000 फीस, ठीक है, 5,000 फीस। देखो वैसे भी उनको पता है अगर इज्जत से बिजनेस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। जिनके 10 स्टूडेंट आएंगे वो 10 स्टूडेंट को 15,000 1.5 लाख का बिजनेस, कुछ मतलब नहीं है उसमें। उन्होंने सोचा करते ना एक बार, खुद भी नहीं कमाएंगे चलेगा, दूसरे को भी नहीं कमाने देंगे। हाँ पता है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट 400, तो 400 इंटू 5,000, जाने दो छोड़ो, शायद 20 लाख। हाँ 20 लाख का कलेक्शन इन फर्स्ट ईयर। तो उसको लगा ना कि ये पॉलिसी चल रहा है, तो उसने सेकेंड ईयर ये पॉलिसी कंटिन्यू रखा, 5,000 का 4,000 कर डाला। सेकेंड ईयर स्टूडेंट हो गए 600। ये 2 साल उसने किया, 16 क्लास में से आज उधर हो गए 7, बाकी सब बंद। 2 साल में 7-8 लोग का बिजनेस खत्म कर डाला इसने, और एक प्लेयर बन गया। आज वो नॉमिनल फीस ले रहा है, ठीक है। थ्रेट हो तो उसको जब मैं ऐसा पूछता हूँ तुम खुद तो कमाते, देखो बोलता है मेरे को कमाने में नहीं है, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है, मेरे को इनके 6 लाख भी मिल गया ना साल का, 50,000 रुपया महीने का चलेगा, लेकिन सबका मार्केट तोड़ देगा मैं, मेरे को बिजनेस नहीं करने देगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ेगा। देखो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री, नया प्लेयर घुसता है ना, अगर ये मेंटालिटी के साथ घुसेगा ना वो सबकी मार के जाएगा। और लिटरली 7-8 क्लास बंद हो चुके लिटरली। और आज मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन आ गई ना कि लोग फीस बढ़ाने से पहले डर रहे अभी, क्योंकि हम बढ़ा देंगे ये साला पता नहीं कल 3,000 में आ जाएगा। हाँ हम किसी से नहीं डरते। देन बायर्स पावर, जब तक बायर्स के हाथ में पावर रहेगा ना कि वो तुमको कंट्रोल करेगा, जैसे होता है ना, नहीं चाहिए जाओ, बराबर, मेरे पास बहुत ऑप्शन है, ये बोल के अगर गया ना तो समझो तुम उधर बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो अकड़ में ही उसके पास मल्टीपल चीज है, बराबर। तो वो बोलेगा, वो तुमको कंट्रोल करेगा, वो बोलेगा ना इतने में देना है तो दो, नहीं तो मेरे पास तो और भी 10 लोग पड़े तुम्हारे जैसे। उसके बाद देखो सप्लायर पावर, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और आई एम सिंगल सप्लायर इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री तो पावर, लेकिन अगर मेरे जैसे 10 सप्लायर है ना तो मेरी कुछ चलने वाली है। देन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट, देखो मार्केट में जितनी चॉइस मिलेगी ना, जैसे तुम्हारी बात करूं, अगर सीएस के मार्केट में 10 क्लास तो तुम्हारे पास सब्स्टिट्यूट है, तो तुमको एक क्लास के नखरे से फर्क नहीं पड़ेगा, तुम दूसरी जगह। हाँ ठीक है। एंड लास्ट इज राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर, को कंपटीशन होना अच्छी चीज है, लेकिन कंपटीशन में ना प्रॉफिट खत्म होता है, बिकॉज जितना कंपटीशन टफ होएगा लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और जितना तुम प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस करोगे तुम्हारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी खत्म होती है। तो ऐसा माना जाएगा फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू राइवलरी नहीं होना चाहिए, कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बट फ्रॉम द कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू कंपटीशन इज मैंडेटरी, वो होना ही चाहिए, नहीं तो पता है कंपटीशन एक्ट आएगा फिर से। तो राइवलरी बहुत बेकार चीज है, राइवलरी के चक्कर में भी, कंपटीशन सर्वाइवल के चक्कर में भी लोगों के बिजनेस बंद होते हैं, और ये बहुत कॉमन सी चीज है। जैसे देखो पेटीएम, उसका वैल्यूएशन देखा, जैक मा ने उसका वैल्यूएशन कितना किया, 98% रिड्यूस करके प्राइस दिया। जैक मा वाज होल्डिंग सम गुड अमाउंट ऑफ शेयर्स इन पेटीएम, और उसको जब एग्जिट मारना था ना तो उसने जो प्राइस पे खरीदा था ना, या जो प्राइस पे वैल्यूएशन पे खरीदा था, उससे 98% वैल्यूएशन कम करके उसने शेयर्स बेचे। वो तो तुम्हारा कंपनी का इज्जत ही नहीं है अभी तो, और ऐसा बोल के वो निकला और पूरा पैसा विड्रॉ मार लिया।
बट खत्म हो गया, पेटीएम बहुत बेकार हालत में आ गया। बट पेटीएम का जो एक्सपेक्टेशन था ना, पता है वो डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे वो जो चला है ना, वो टाइम पे वो बहुत चला है। बट स्टिल वो अभी देखो धीरे धीरे 5 साल के अंदर वो बैंकिंग में घुसेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगा वो कब से ट्राई मार रहा है, आरबीआई उसको अप्रूवल नहीं दे रहा है, वो सब चालू कर दिया। अभी धीरे धीरे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगा। एक उस भी वो भी घुसेगा, एयरटेल भी थोड़े थोड़े टाइम में बैंकिंग में घुस जाएगा। ऑलरेडी वो आ चुका है कुछ पार्शली लेवल पे, बट वो पूरा वो घुस जाएगा वो भी। चलो चलो अभी मॉड्यूल निकालो। मॉड्यूल मॉड्यूल उसमें देखो एक केस दिया है, तो मैं ओपन करता हूं। अच्छा, इसमें आ जाओ पेज नंबर 237। 237 में देखो मैकडोनल्ड्स कॉरपोरेशन 5 फोर्सेस मॉडल। ओके, इसमें देखो सबसे पहले ये जो केस स्टडी दिया है, ये 5 फोर्सेस मॉडल के ऊपर दिया है ये वाला। तुमको बेसिकली एग्जाम में ये पूरा केस स्टडीज ही देंगे, तुमको इसमें से 5 फोर्सेस का एनालिसिस करना है। अभी जैसे देखो तुमको स्टोरी दिया होगा, मैकडोनल्ड ये टाइम पे एस्टैब्लिश हुआ, मैकडोनल्ड ये मार्केट में कैप्चर है, उसके इतने टाइप के प्रोडक्ट्स है, मार्केट में इतने उसके कॉम्पिटिटर्स है, ये उसका प्रॉफिट मार्जिन है, फूड इंडस्ट्री में ये करंटली चल रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है। ऐसा पूरा स्टोरी तुमको सुनाया जाएगा। किसके बारे में? मैकडोनल्ड के बारे में। तुमको ये 5 पॉइंट के ऊपर कमेंट मारने हैं। कौन सा लिखा है? 5 फोर्सेस मॉडल। तो 5 फोर्सेस मॉडल सबसे पहले थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। तो देखो इसमें नीचे देखो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री में मॉडरेट है। मॉडरेट क्यों लिखा है उसका मतलब सुनो, मिला? पीछे पीछे घुमाओ, पेज नंबर 238 पे टॉप पे मिला? हाँ, हाउ इट इज मॉडरेट, ये मॉडरेट का जस्टिफिकेशन देना है। देखो मॉडरेट मतलब कैसे कि तुम आज देखोगे ना, मैकडी की पता है ऑल ओवर वर्ल्ड में 21,000 से ज्यादा ब्रांचेस है, और वहां पे तुम कंपेयर करो बर्गर किंग, केएफसी, इसके तुम अगर प्लेयर्स देखोगे तो ये भी एक प्लेयर्स है, बट देयर नंबर ऑफ ब्रांचेस आर अराउंड 7 to 8,000 ओनली। कहाँ 8,000 के प्लेयर्स ब्रांचेस वाले और कहाँ 21,000 का प्लेयर। और ये एक इंडस्ट्री ऐसा है, ये लेवल पे अगर कॉम्पीट करना है तो एक साथ तुमको कम से कम 5,000 ब्रांचेस तो स्टार्ट करनी पड़ेगी तुम्हारा मार्केट स्टार्ट करने के लिए। और डू यू थिंक इतने लेवल पे एक साथ 5,000 ब्रांच को स्टार्ट करना इज प्रैक्टिकली पॉसिबल विद इजी फंडिंग या नॉमिनल फंडिंग? नहीं। इसके लिए वहां पे मॉडरेट लिखा है, मतलब यहाँ पे प्लेयर्स नए आने की पॉसिबिलिटी बहुत लो है, बहुत कम। ठीक है, फिर दूसरा लिखा है, जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो, कॉम्पिटिटिव राइवलरी अमंग कंपटीशन। देखो कोई भी इंडस्ट्री का पूछोगे ना, 90% इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव का आंसर हाई लिखने का, बिकॉज तुम कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। तो यहाँ पे भी कंपटीशन वेरी हाई। देखो भले यहाँ पे प्लेयर्स कम है, बट स्टिल देयर इज अ कंपटीशन। और आज खाली वो जायंट प्लेयर्स कंपटीशन नहीं दे रहे, बर्गर किंग, जंबो किंग वाले भी कंपटीशन दे रहे हैं। हाँ, अलीबागचा वड़ा पाव ये भी कंपटीशन दे रहा है। तो हर एक बिजनेस, चाहे छोटा बिजनेस हो, अपने लेवल पे कंपटीशन करता है। अब मैं ऐसा बोलूंगा कि समझो एक लोकल कोई बर्गर वाला है, जैसे जिमीज बर्गर है, सुना है? अब जिमीज बर्गर इसकी लिमिटेड ब्रांच है, बहुत लिमिटेड, लेकिन वो एरिया की मैकडी की तो वाटी लग रही है ना। भले वो इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट नहीं करता होगा, बट उस लेवल के तो मार्केट प्लेयर्स का तो वो अफेक्ट करता ही होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट, बार्गेनिंग पावर्स ऑफ द बायर्स और द कस्टमर। ये भी बहुत हाई हमेशा, क्योंकि कस्टमर के पास हर एक फील्ड में मल्टीपल चॉइस है। मैकडी नहीं तो बर्गर किंग, बर्गर किंग नहीं तो जंबो किंग, जंबो किंग नहीं तो केएफसी, मल्टीपल चॉइस है। उसको बर्गर से फर्क पड़ता नहीं है कौन दे रहा है, बस उसको खाने से फर्क पड़ता है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर। इनके सप्लायर फिक्स है, तो इनकी यहाँ पे बहुत चलती है। अब मैकडी तुम देखोगे ना, मैकडी में कहीं पे भी कोई भी ब्रांच में जाके बर्गर खाओ, टेस्ट तुमको सेम मिलेगा। इतना
बेस्ट चीज हाउ इट इज पॉसिबल, उनका पता है सिंपल फंडा, कंटेंट हम बना के देंगे, तुम खाली सजा के दो। क्योंकि जहां कंटेंट बनाने का काम तुम पे छोड़ा ना, टेस्ट चेंज होते रहेगा। तुम कभी कोई रेस्टोरेंट में भी जाओ, इनफैक्ट शेफ सेम भी होता है ना, तो कभी कभी टेस्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखता ही, बराबर, लेकिन मैकडी में तुमको वो कभी नहीं दिखेगा। हाँ, वो लोग क्लाउड किचन चलाते हैं, कंटेंट पूरा रेडी करके आता है, तुमको खाली उसको सजा करके गरम करके देने का है, बाकी तुम कुछ भी मत करो, क्योंकि तुम बनाओगे तो तुम उंगली करोगे प्रोडक्ट की। अभी देखो मैकडी पे केस हुआ गुजरात में, कोक में लिजर्ड आया, ऐसा मस्त तैर रहा है, पूरा मैकडी बंद करवाया उस दिन। इसके बाद देखो थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट और सब्स्टिट्यूशन। आज मैकडी में जो भी वो लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, वो लोग का मेन प्रोडक्ट इज बर्गर, तो बर्गर के सब्स्टिट्यूट मार्केट में देने वाले लोग बहुत है, तो अगेन मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, तो अगेन वो हाई हो गया, बराबर। ये सबका एक्सप्लेनेशन बेसिकली तुमको कैसे लिखना है, तुम रीसेंट करंट एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, कि जैसे ये मार्केट में प्लेयर्स है, ये ऐसा है, तो तुम वो बिंदास रियल लाइफ की चीजें भी अंदर लिख के आ सकते हो। क्या? हाँ, अच्छे लेवल के एग्जांपल्स लिख के आना। बस ये इतना ही था। मैं एक केस तुमको मैं होमवर्क में दूंगा, मेरे घर पे है वो लैपटॉप में एक केस ऑटोमोबाइल वाला, मैं तुमको वो भेजता हूं, तुम सॉल्व करोगे, तुम लिख के आओगे। हाँ, अच्छा पहले एक बार इधर आ जाओ, पेज नंबर 235 पे स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स पे आओ। अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स में देखो, स्मार्ट का मतलब क्या लिखा है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम रिलेटेड। कि जब कोई कंपनी अपने गोल सेट करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है, ये 5 चीजों को ध्यान में रख के गोल सेट करो। पहला, 10 गोल सेट मत करो, एक टाइम पे एक ही गोल के पीछे भागो। हाँ, तो 10 चीज में भाग रहा है। हाँ हाँ, करेक्ट। देन दूसरा, मेजरेबल, बोलते ना छोटे छोटे गोल सेट होने चाहिए। अगर मेरा मंथली सेल हो रहा है समझो 50,000 रुपया, तो माय नेक्स्ट टारगेट शुड बी 80,000, 90,000 और 1,00,000 रुपीज। मैं 50,000 का कमा के बेटा मैं टारगेट सेट कर रहा है नेक्स्ट एक साल में 10 करोड़, तो घर पे ही जाओ, फिर वो पॉसिबल ही नहीं है। देन थर्ड इज अचीवेबल, अचीव कर सकते हो ऐसा इम्प्रैक्टिकल चीजें अपने गोल्स नहीं होने चाहिए, रियलिस्टिक के साथ तुम्हारे गोल्स मैच होने चाहिए। जैसे वही लिखा है नेक्स्ट पॉइंट, रियलिस्टिक। एंड नेक्स्ट इज अ टाइम रिलेटेड। देखो गोल्स जब सेट करते हैं ना, तो टाइम फ्रेमिंग में उसको डिसाइड करो कि 6 मंथ्स में ये, नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये, नेक्स्ट 2 साल में ये, वैसे तरीके से। जैसे इसका देखो, अभी 2 दिन पहले इंटरव्यू आया था अनुपम मित्तल का, उसने ऐसा बोला था कि मैंने जितनी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया है ना, ऐसा जहां पे मैं इन्वेस्टर हूं, मिनिमम से मिनिमम ग्रोथ उनका इंटू 3 है, और हाईएस्ट है हाईएस्ट ग्रोथ उनका इंटू 25 है। पता है, कोई भी कंपनी जहां पे मैंने इन्वेस्ट किया है, आई डोंट थिंक कि कोई भी कंपनी नीचे गया है। मतलब वो अपनी लाल करने के लिए नहीं बोल रहा था, बेसिकली वो ये बता रहा था कि ऐसा नहीं है मैं खाली नाम का इन्वेस्टर हूं, मैं उनको हेल्प करता हूं और उनके साथ बैठ के डिस्कस करता हूं। मैंने खाली पैसा फेंक दिया, अब मेरे को रिटर्न चाहिए, मेरा वैसा फंडा है ही नहीं। मेरा काम है हर एक को एडवाइस देना और उसको ग्रो कराना, पर्सनली मैं ध्यान देता हूँ। अदरवाइज जनरली क्या होता है, काफी सारे मार्केट में ऐसे भी इन्वेस्टर है जो खाली पैसा फेंकते हैं, बाकी तुम देख लो, बट ऐसा कोई, ये बंदा ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो वो पर्सन हमेशा ऐसा बोलता है कि टाइम फ्रेमिंग में काम होना चाहिए, तुम ब्रेक करके इतने इतने गोल्स को डिवाइड करो और टाइम शेड्यूल के हिसाब से गोल को अचीव करो। इसके लिए इसको बोलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, अभी इसमें एक चीज ऐसी है जो बुक में है नहीं, फिर भी ये लोग पूछते हैं, ठीक है। जैसे देखो, क्वेश्चन तुमको जनरली ऐसा भी पूछते हैं ये लोग कि तुम कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीएसओ, कंपनी एक नया वैक्सीन डेवलप कर रहा है, जिसके लिए कंपनी ने तुमको एज अ, नहीं, कंपनी ने एक बाहर से फॉरेन कंपनी का एक डायरेक्टर अपॉइंट किया है बोर्ड पे। अब वो बाहर का डायरेक्टर अपॉइंट हुआ है इंडियन कंपनी के बोर्ड पे। He is not aware about the Indian laws and the pharmaceutical markets in India. Kindly guide him about the pharmaceutical markets. Plus उसको information दो related to
अब रिलेटेड टू करके नीचे 5 पॉइंट लिखे होंगे, हर एक पॉइंट होएगा 5-5 मार्क का, तो 25 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है ये। हाँ, या तो हर एक क्वेश्चन होएगा 3-3 मार्क का, तो 15 मार्क का एक ही क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, रिलेटेड टू जैसे क्या हो सकता है, रिलेटेड टू लॉज एप्लीकेबल टू फार्मा इंडस्ट्री, तो ड्रग्स एक्ट, पेटेंट एक्ट, ट्रेडमार्क उसका रजिस्ट्रेशन कराना, बराबर। तो वो 3-4 लॉज के ऊपर तुमको दो लाइन लिखना है, वेटेज देख के लिखना। हाँ चलेगा, वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, चाहिए तो लास्ट 1-2 पेपर ही उठा के कर लेंगे ना, बेस्ट चलेगा चलेगा। देन दूसरा है CSR, कि इस भाई साहब को CSR पे गाइड करो, तो CSR का जो भी इंडिया में रूल्स है वो। देन उसको थोड़ा ऑडिट कमेटी के बारे में भी बताओ, समझा। तो ऑडिट कमेटी भी तुमको लिखना पड़ेगा, ऑडिट कमेटी किसको एप्लीकेबल है, ऑडिट कमेटी का फॉर्मेशन कैसा होता है, व्हाट इज द रोल एंड द ड्यूटीज ऑफ ऑडिट कमेटी। हाँ वो ठीक है। अभी तुमको ये सब आएगा कैसे, ये तो सब इधर है ही नहीं, इसके लिए CG पढ़ना पड़ेगा। CG जब चालू होएगा ना, CG के कुछ आंसर चाहिए ना, तो CG खत्म होएगा तब मेरे को बताना, मैं तुमको लिस्ट दे दूंगा कि ये पढ़ के जाओ जो चैप्टर 6 में पूछते हैं ये लोग। क्योंकि देखो अभी दे दूंगा ना, तुम खत्म कर डालोगे उसको, किधर रहेगा पता नहीं। इसके लिए उस दिन चाहिए, मैं तो चाहिए ना तो मैं व्हाट्सएप पे पूरा PDF फाइल बना के दे दूंगा तुमको, बट वो रखना, क्योंकि वो लोग ये पूछेंगे गिन के, इसमें 15-20 टॉपिक है जो CG से उठा के ये लोग पूछेंगे तुमको। तो सपोज ऐसा बोल दिया कि उसको एडवाइस दो, कंपनी ने उसको एज अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया है, तो बताओ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है, तो तुमको वो इसमें पूछ लेंगे, समझा। तो इन शॉर्ट कंपनी लॉ और थोड़ा बहुत सेबी, ये भी चैप्टर 6 में घुसता है। खाली चैप्टर 6 दिखने में बहुत छोटा लगता है, आइला 3 चीज पढ़ लिया खत्म हो गया चैप्टर, नहीं, ये सब भी आएगा उसमें, बराबर। ऐसा बोलेंगे, या तो समझो एक क्वेश्चन एक बार इन्होंने पूछा था कि कंपनी ऑटोमोबाइल कंपनी एक इनकॉर्पोरेशन होने वाली है, तो उस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए तुमको उसको इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन देनी है कि क्या बेसिक इंफॉर्मेशन लगता है, प्लस उसको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पेस्टल एनालिसिस करके दो, तो तुमको वो एनालिसिस करना पड़ेगा फिर। तो एनालिसिस थोड़ा बहुत तुम करना है, तुमको क्या करना है, पेस्टल एनालिसिस पी गया है पॉलिटिकल, तो पहले ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, एंड हाउ इट अफेक्ट्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसकी 2 लाइन लिखो। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज जब भी पावर में आएगा, दे कैन चेंज पॉलिसीज रिलेटेड टू व्हीकल्स, कोई भी टाइप के व्हीकल्स, देन इट अफेक्ट्स ऑब्वियसली बिजनेस, तो वो कैसे अफेक्ट करेगा वो लिखना है। इकोनॉमिक, जैसे जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, मार्केट में महंगा होगा, वो टाइम पे इंडियन पब्लिक जनरली डोंट प्रेफर बाइंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट। तुम तुम्हारा सर्वाइवल देखोगे कि साला गाड़ी खरीदने जाओगे, तो व्हाट इज द राइट टाइम, कौन से टाइम पे मार्केट हिट होता है, तो जैसे ड्यूरिंग फेस्टिवल्स टाइम सेल हाई होता है, तो वो टाइम पे ऑफर्स आनी चाहिए, ऐसी सब गाइड तुमको करनी है उसको। मतलब ये है ना ज्ञान झाड़ने वाला चैप्टर है ये, बेसिकली चैप्टर नंबर 6, बराबर। तो इसमें थोड़ा ऐसा है कि तुम जो इमेजिन नहीं कर सकते हो वो भी ये लोग पूछ लेंगे। जैसे कोविड में जब अटेम्प्ट हुआ था ना, तो उन्होंने पूरा वैक्सीन पे पूछा था, और क्या क्या पूछा था पता है वैक्सीन में, कि एक कंपनी है वैक्सीन बनाती है, बट कंपनी ऐसा बोलते हैं कि वैक्सीन इंडस्ट्री सबसे, मतलब फार्मा इंडस्ट्री सबसे बेकार है। बेकार होने का रीजन ये है कि जैसे समझो, मतलब उन्होंने पहले कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ बताए, फिर कुछ वीकनेस बताए, फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज बताए और कुछ थ्रेट्स बताए, बट इसको आइडेंटिफाई नहीं किया था कि ये स्ट्रेंथ है ये वीकनेस है। तो उसमें उन्होंने ये लिखा था कि फार्मा इंडस्ट्री में कैसा होता है, कंपनी बहुत बड़ी रिसर्च टीम खड़ी करता है, करोड़ों रुपया रिसर्च में लगाता है, तब जाके एक मेडिसिन उनका हिट होता है।
मतलब तुम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, सॉरी तुम 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करोगे, तब एक मेडिसिन तुम्हारा हिट होएगा, और वो मेडिसिन तुम मार्केट में लेके आओगे, पता चला मार्केट में ऑलरेडी ऐसे काफी सारी टैबलेट्स मिलती है, तो 100 करोड़ के रिसर्च के बाद भी यू आर फेसिंग कॉम्पिटिशन। ये क्या है? SWOT। थ्रेट है कि वीकनेस है? दो इंटरनल होता है, दो एक्सटर्नल होता है। ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है। ये इंटरनल भी है। हाँ, ये दोनों ही है। इंटरनल में क्या हो गया, वीकनेस क्या है कि हैवी इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी प्रोडक्ट का फेलियर पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। और थ्रेट क्या है कि प्रोडक्ट बनने के बाद भी उसको मार्केट में कंपटीशन फेस करना पड़ता है जो रेवेन्यू कम जनरेट करके दे रहा है, तो वो थ्रेट भी है। हाँ, उन्होंने स्ट्रेंथ ये बताया था कि ये इंडस्ट्री वैसा इंडस्ट्री है जो कभी डाउनफॉल नहीं देखता है, बराबर। तो वो एक वो स्ट्रेंथ हो गया तुम्हारा। तो वो सब चीजें तुमको यहाँ पे देखनी है, बराबर। और कुछ 1.5 पेज का क्वेश्चन था, इसमें से तुमको खाली 4 चीजें ढूंढ के देनी थी उनको, क्या स्ट्रेंथ, क्या, पढ़ने में टाइम लगता है तो सब पेंसिल से बाद में लिखने का, ये स्ट्रेंथ हुआ, और तुमने ये सब ढूंढ लिया, पता चला 5वां क्वेश्चन कुछ उल्टा ही पूछा है, गिव योर ओपिनियन अबाउट दिस इंडस्ट्री। हाँ, तो तुमको फिर अलग ही झाड़ना है इधर कि ये इंडस्ट्री में कंटिन्यू करना चाहिए कि इसको डाइवर्सिफिकेशन करना बेटर है, तुमको ऐसा भी पूछ सकते हैं। हाँ, क्योंकि तुम सी, और ये लोग ऐसा पूछे, यार रिस्पेक्टेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ दिस कंपनी लिखते हैं, ऐसा है क्वेश्चन में ये लोग। ठीक है, चलो बाय बाय।